नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने धातु और अधातु की भौतिक गुण को पढ़ा था। भौतिक जितने भी गुण थे उन भौतिक गुणों को हमने पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत धातु और अधातु इन दोनों की यानी कि धातुओं की और अधातुओं की रासायनिक गुण पढ़ेंगे। भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते क्या, इनमें अंतर क्या है? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, भौतिक गुण वे होते हैं जिनके पदार्थ के अंदर का रंग, अवस्था, ताप, दाब इनमें परिवर्तन होता है, तो वे तो कहलाते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अर्थात पदार्थ उसी अवस्था में रहता है, नई कोई अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं इसमें पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक गुण। तो आज हम यही पढ़ेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण चार प्रकार में अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला रासायनिक गुण पढ़ते हैं धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। किसकी पढ़ेंगे? धातुओं की। ध्यान रहे, हम शब्द यूज कर रहे हैं अलग अलग, वो ध्यान रखना। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन का सूत्र क्या यूज करेंगे यहाँ पर? ध्यान रहे, ऑक्सीजन जब परमाणु कहते हैं तो परमाणु का प्रतीक होता है केवल O, लेकिन अगर तत्व या अणु के रूप, तत्व भी एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। लेकिन अगर अभिक्रिया कराने की बात आ जाए तो वहां पर हम अणु की बात करते हैं, और ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है वो होता है O2। O2 यूज करना है हर जगह, ना कि केवल O। ऑक्सीजन का परमाणु होता है O, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ेंगे कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, प्लस का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया। धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। ये तीर का निशान है बीच में, धात्विक ऑक्साइड बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनता है। आपको जैसे ये पाठ धातु और अधातु, जब आप 8वीं से धीरे धीरे नवी के बाद 10वीं क्लास में आएंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए। जो तीर के पहले वाले पदार्थ हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये इस अभिक्रिया में भाग लेंगे वो तो कहलाएंगे अभिकारक या क्रियाकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक या क्रियाकारक। इनको तो लिखेंगे अभिकारक या क्रियाकारकों को बाईं ओर तीर के, और तीर के जो दाईं ओर हैं, जो नए बनने वाले पदार्थ होते हैं, उन नए बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। तो ये धात्विक ऑक्साइड, ये हमारा क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा या क्रियाफल बनेगा। अब हमें कोई धातु का उदाहरण देना है, उसकी किसके साथ अभिक्रिया करानी है? ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन जाएगा हमारा वो पदार्थ? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो आपने बहुत सारे देखे हैं, ऐसे थे नहीं कि हमें धातु का कोई नाम भी पता नहीं है। तो सोडियम क्या होती है? धातु। मैग्नीशियम भी क्या होती है? धातु होती है। लोहा भी क्या है? धातु। एल्यूमिनियम भी क्या है? धातु है। तो ये सब धातु। कोई उदाहरण ले लीजिए। सबसे पहले जैसे मैं लेता हूँ मैग्नीशियम, ये धातु है, ये क्या हो गई? धातु। ये प्रतीक किसका है? तो ये प्रतीक है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है? तो अभिक्रिया किसके साथ करानी है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का सूत्र क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा? MgO। ये पूरा इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? तो मैग्नीशियम है धातु
और ये कौन सा बन जाएगा, धात्विक ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी आगे दो कर देना, यहाँ दो। अब कुछ बच्चों के कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये आगे दो क्यों किया। अब आप ऑनलाइन बैठे हो तो ये पूछ नहीं सकते हो, तो यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ ऑक्सीजन का जब एक परमाणु होता है तो वो लिखते हैं, यहाँ पर नीचे दो लिखा है, इसका मतलब क्या, कितने परमाणु है, दो परमाणु है। इधर ये है अभिकारक, जितने परमाणु अभिकारक होते हैं उस परमाणु के उतने ही परमाणुओं के उत्पादों के अंदर भी संख्या होनी चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं और यहाँ भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऑक्सीजन के कितने परमाणु होने चाहिए, दो। तो कुछ भैया क्या पूछेंगे, सर इधर पीछे दो कर देते, इधर पीछे दो नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि सूत्र परिवर्तित नहीं होता है कभी भी, इसलिए हमेशा पूर्णांक या गुणांक के अंतर्गत आगे लगा करके उस परमाणु की संख्या को संतुलित किया जाता है। इसलिए हमने ऑक्सीजन और मैग्नीशियम यहाँ बीच में भी नहीं लगा, कुछ कहेंगे बीच में लगा दे सर, बीच में लगा दिया तो भी हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। Mg2O किसी का कोई सूत्र ही नहीं होता है, इसलिए कहाँ लगाना है, सबसे आगे की ओर लगाने हैं, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ दो आगे पढ़ना नहीं है, बल्कि सूत्र किसका होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही सूत्र होगा। यहाँ पर देखिए, अब मैग्नीशियम के भी कितने परमाणु हो गए, दो परमाणु हो गए। इधर तो क्रियाकारकों में दो परमाणु नहीं थे, इसलिए हमने आगे दो निकाल दिया, तो दोनों तरफ परमाणु क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम ये 10वीं के अंतर्गत एक पूरा पाठ है, अब यहाँ हमें केवल नॉर्मल ही पढ़ना है, ज्यादा आपको ये ज्यादा हाइपर नहीं जाना है, सर हमें समझ में नहीं आया, ये नहीं आता है। तो 10वीं में जब आएंगे तब तक धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको कि कौन से कितने परमाणु हैं और इनको कैसे संतुलित किया जाता है। एक अन्य उदाहरण हम और देखते हैं, हम अन्य उदाहरण लिखते हैं, जैसे Fe किसका प्रतीक है, आयरन का प्रतीक है, आयरन मतलब लोहे का प्रतीक है, इसको लोहे आयरन का प्रतीक Fe क्यों आया, क्योंकि ये लैटिन भाषा से आता है, आयरन को लैटिन भाषा में बोलते हैं फेरम, इसलिए फेरम, तो ये किसका प्रतीक हुआ, आयरन का। प्लस किसके साथ अभिक्रिया करानी है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करानी है, साथ में यह अभिक्रिया किससे करता है, लोहे से अभिक्रिया करता है। अगर केवल आयरन की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, ऑक्सीजन के साथ कराएं, तो क्या बनेगा, आयरन की केवल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर बनता है Fe2O3। अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो आगे 3 लगा दीजिए, 3 दूनी 6, अब यहाँ भी आगे 2 लगा दिए, 3 दूनी कितने हो गए 6। यहाँ आयरन के कितने परमाणु हो गए, 2 तो ये 2 ये, दोनों को क्या करेंगे 2 × 2 तो क्या हो गया 4 हो गया, आगे कितना लगा देंगे 4। ये करके क्या बन गया, ये बन गया फेरिक ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है, लेकिन आपने लोहे को लंबे समय तक फासले में रखा जाता है तो आपने देखा होगा लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, क्या लग जाता है, जंग। वो किससे अभिक्रिया करता है, एक तो वायु से, वायु कौन है, ये ऑक्सीजन है, और एक दूसरे किससे अभिक्रिया करता है, लोहा जल से या नमी से अभिक्रिया करके और लोहे के ऊपर एक हल्के भूरे रंग की परत जम जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। अब हमें पता नहीं कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो क्या करेंगे, लोहे का जंग उतार के ले आइए, थोड़ा सा लोहे का जंग लेकर के और उसको पानी में घोल लीजिए, पानी में घोलने के बाद वो लोहे का जंग का विलयन बन जाएगा। अब हम लाल और नीला लिटमस लीजिए, अब उसके अंतर्गत नीला लिटमस भी डालिए और लाल लिटमस भी डालिए, इसके अंदर डालना है लोहे के जंग के घोल के अंतर्गत। अब हम पता करिए उन लाल और लिटमस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नीला जो लिटमस होगा वो लाल हो जाता है या जो लाल लिटमस है वो नीला हो जाता है। अब हम देखेंगे जो नीले लिटमस है वो नीला लिटमस कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। हमें एक ध्यान रखना, तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं,
लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लाल लिटमस होगा, वो लाल लिटमस कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। लाल लिटमस कैसा हो जाता है? नीला। और नीले लिटमस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। ये देखिए अम्ल और क्षार, इनको जब इनकी प्रकृति पता करते हैं, अम्लीय है क्षारीय, वास्तव में किसी पदार्थ की प्रकृति पता करते हैं तो अम्ल क्षार से पता करते हैं। कक्षा में तो प्रयोग भी करके बताते हैं। ये अम्ल होते हैं, ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। तो आपको याद कैसे रखना है? अनीला। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सालानी, सालानी यानी कि सार लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला। तो ये जो लोहे का जंग होता है वो क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अब बताइए कि इनकी धातुओं की प्रकृति है वो अम्लीय होगी या क्षारीय? तो कैसे होगी? क्षारीय। क्यों? क्योंकि ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इसलिए धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होती है। तो लोहा होता है जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए? ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ में और नमी के साथ में अभिक्रिया करता है। Fe+O2+ इसके साथ में जल के साथ में अभिक्रिया करें तो बन जाता है Fe2O3.H2O। जल के अणु, ये जो सूत्र होता है ये किसका होता है? जंग का सूत्र होता है। ये जंग का सूत्र है। यहाँ पर 3 लगा देना, 3 2 6, यहाँ पर आगे 2 लगा दिए, 2 4 लगा दिए। अभिक्रिया संतुलित हो गई क्या? तो यहाँ भी 2 लगा देना, ये संतुलित हो जाएगी। अब कहेंगे जंग का ये सूत्र है। कहीं बच्चे देखेंगे अलग अलग जगह पर, कहीं पर यहाँ 3 लिखा आएगा, कहीं पर यहाँ x लिखा आएगा, कहीं पर देखोगे तो 10 लिखा आएगा। तो आपको क्या मानना? x मानना। क्या मानना? x। यहाँ पर x लिखा हूं मैं। क्यों? क्योंकि जल के साथ में जल के कितने भी अणु हो सकते हैं, इसलिए हम उनको क्या मानते हैं? XH2O मानते हैं। Fe2O3.XH2O ये किसका सूत्र है? जल का सूत्र होता है। और जल के कितने भी अणु उसके अंतर्गत हो सकता है। तो लोहा है वो नमी कौन सी? H2O और वायु से अभिक्रिया करता है तो लोहे की परत के ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जंग। इसलिए हम लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं? कलर करते हैं। आपने देखा होगा रेड ऑक्साइड लगाते हैं ऊपर या कलर करते हैं। क्यों करते हैं कलर? जंग से बचाने के लिए कलर करते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान दे। अब मैं आपको पूछता हूँ कुछ राजा अपने घर पर भी करिए, क्योंकि आपको कुछ अभिक्रिया आधी अधूरी दे दी जाएगी। आधी अधूरी अभिक्रिया को आपको क्या करना है? पूर्ण करना है। जैसे Na+O2, बताइए क्या बनेगा? आपको खुद को बताना है। आगे क्या बनेगा? पोटेशियम A+O2, बताइए क्या बनेगा? आगे आपको यहाँ लिख दिया x पदार्थ का नाम बताइए ना, ये खुद को आपको पता करना है। आगे क्या बनेगा? ये तो हमने केवल किसकी की है? धातु की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया की है। अगला हम पढ़ते हैं अधातु की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, ये धातु की। अब पढ़ेंगे अधातु की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। थोड़ा सा पाठ के अंतर्गत आप डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ध्यान से 2-3 बार वीडियो को देखिए, 2-3 बार आपको पढ़िए। आप देखिए दूसरा यहाँ पर धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब मैं पढ़ाता हूँ अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातु भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। बहुत सारे अधातुओं की उदाहरण जैसे कौन कौन से अधातु हैं जिन वह अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो देखिए जैसे सल्फर है, सल्फर क्या? अधातु। क्लोरीन क्या? अधातु। और वो प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली गैस है, ये सभी किसमें आती हैं? अधातु के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे उदाहरण ले लिया मैंने एस किसका प्रतीक है? सल्फर।
सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16 और इसको हिंदी में क्या कहते हैं गंधक। इस गंधक की जब अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है। अब आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई है जाती है तो क्या बनता है अधात्विक ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाई जो ऑक्साइड होता है वो जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल का सूत्र क्या होता है H2O होता है। जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बन जाता है H2SO3। क्या बन गया H2SO3। ये सूत्र किसका होता है ये सूत्र होता है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र हो गया। अब सल्फ्यूरस अम्ल ये कौन से ऑक्साइड हैं तो ये अधात्विक ऑक्साइड हैं। अब आप क्या कीजिए इस सल्फ्यूरिक अम्ल का थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत ले लीजिए पदार्थ। अब उसके अंतर्गत हम नीले लिटमस और लाल लिटमस डालिए तो आप देखोगे कि लाल लिटमस के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस अम्ल के अंतर्गत जब नीला लिटमस डालते हैं तो ये नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं लाल। तो बताइए नीले लिटमस को लाल कौन करते हैं अम्ल करते हैं सार। अभी मैंने बताया अधोटी अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं बोलते हैं अम्ल। अतः इनकी अधातुओं की प्रकृति कैसी होगी अम्लीय होती है। कैसी होती है अम्लीय। हम परीक्षण करते हैं तो ये बात ध्यान रखनी अधातुओं की अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अधात्विक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति होता है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये मुख्य तौर से ध्यान रखना अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं क्योंकि अम्ल के अंतर्गत नीला लिटमस डालने पर ये नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं लाल। इसलिए अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धात्विक ऑक्साइड है वो सारी प्रकृति के होते हैं। धात्विक ये बातें ध्यान रखनी धात्विक ऑक्साइड सारी प्रकृति के होते हैं। सारी प्रकृति के होते हैं। ये मुख्य तौर से 10वीं तक क्या 12वीं तक वाले भैया को भी ऐसे ध्यान रखना बहुत समस्या होती है पूछते हैं। मैंने कुछ बच्चों को 12वीं पढ़ता उनको पूछा मैंने किताब देखे कि धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति होती है सब पता नहीं। यहाँ से ढंग से पढ़ना शुरू कर देना। आप उदाहरण भी करके प्रयोग करके करना ताकि आप कभी भी ये भूल नहीं पाओगे कि धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं सारी प्रकृति के और अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अभी हमने किया केवल धातु और अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ये कौन सा गुण पढ़ा रासायनिक गुण पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धातु और अधातु की जल के साथ अभिक्रिया। धन्यवाद।